तो हम लोग कल कहाँ थे जो डिस्कस कर रहे थे। देखिए तो ये सिलेबस है ना आपका, तो ये वाला पार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने ये फर्स्ट लाइन वाला पार्ट कर लिया था। जो लेक्चर 2 हुआ था, लेक्चर 1 में जस्ट इंट्रैक्शन हुआ था, लेक्चर 2 में डिस्कस किए थे। और जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हमने कल जो डिस्कस किया था, जहाँ तक है जितना मैंने अंडरलाइन किया वहाँ तक एक ब्रीफली थ्योरी डिस्कस किया। इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ कंसेप्चुअल डाउट हो, या फिर आपने अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया हो तो प्रॉब्लम में डाउट हो तो कुछ भी पूछ सकते हो, अगर किसी को पूछना है तो। नहीं तो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर डाउट नहीं है तो ठीक है ना। तो आप समझो कि क्रैश कोर्स है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सो दैट टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको बहुत अच्छा टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे पास टाइम क्या है, डेली 2 घंटे है, तो 40 डेज मतलब 80 आवर्स में मुझे ख़त्म करना पूरा सिलेबस। तो अभी के लिए आगे स्टार्ट करते हैं। जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हो गया जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। तो मार्जिनल क्या है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके तो अभी जैसे हम लोग रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे थे ना, पिछले क्लास में डिस्कस किया था रैंडम वेरिएबल, और यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था ना। इसमें ये था यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। रैंडम वेरिएबल एंड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये हमने कल डिस्कस किया है ऑलरेडी, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अभी हमें जो डिस्कस करना है रैंडम वेक्टर, तो अब डिस्कस करेंगे वो है रैंडम वेक्टर एंड जो आगे लिखा ना जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो डिस्कस करते हैं, या मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें डिस्कस करना है जॉइंट, ठीक है। तो कल हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया था, ओके। तो अभी हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं रैंडम वेक्टर क्या होता है, ठीक है। रैंडम वेक्टर क्या होगा, तो जैसे रैंडम वेरिएबल क्या था, रैंडम वेरिएबल वाज अ फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। सिंपल, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सैंपल स्पेस और कोडोमेन है रियल नंबर, ठीक, यही डेफिनेशन है। अब रैंडम वेक्टर पे आते हैं। तो रैंडम वेक्टर क्या है, तो रैंडम वेक्टर का जो डेफिनेशन है कि तो सिंपल, जैसे मोर देन वन रैंडम वेरिएबल्स है उसका जो एक टपल बना लो, ऑर्डर पेयर, जो 2 है तो ऑर्डर पेयर, 3 है ऑर्डर ट्रिपलेट, इस तरीके से मान लीजिए। ऐसा है, मैं अभी के लिए थोड़ा आसान भाषा में लिख देता हूँ। x1 x2 xn मान लीजिए बी रैंडम वेरिएबल्स, है ना, डिफाइंड ऑन कॉमन प्रोबेबिलिटी स्पेस। मान लो सैंपल स्पेस है, सिग्मा फील्ड है एंड पी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस तरह से। तो देन मान लीजिए एक मैं वेक्टर x लिखूंगा, ठीक है। तो वेक्टर x होगा, दैट विल बी x1 x2 एंड xn, मतलब n टपल हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रैंडम वेक्टर, ठीक है। तो ये एक रैंडम वेक्टर होगा, ओके। सो ये डेफिनेशन सिंपल मैंने आसानी से लिखा, वरना एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन भी है, उसकी जरूरत नहीं है, ओके। तो आपके पास इन रैंडम वेरिएबल, जैसे मान लो जनरली जो आपके सिलेबस में रहता है जॉइंट या ज़्यादा 3 हो सकता है, तो n को 2 रख देंगे आप, तो जो x वेक्टर है वो हो जाएगा x1 x2, है ना। सो दिस इज अ रैंडम वेक्टर, 2 के लिए ना। अगर n 3 हुआ तो ऐसा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सो x1 x2 x3,
दिस इज अ रैंडम वेक्टर। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया रैंडम वेक्टर का। तो जैसे रैंडम वेरिएबल के पास पीडीएफ, पीएमएफ, सीडीएफ होता था, वैसे ही अब रैंडम वेक्टर के पास होगा जॉइंट पीएमएफ, जॉइंट पीडीएफ, जॉइंट सीडीएफ, जॉइंट एमजीएफ, है ना, ये सब निकाल सकते हैं आप। तो जस्ट जॉइंट वर्ड यहाँ यूज होगा बिकॉज ये रैंडम वेक्टर है, तो इसमें जो है इसके कंपोनेंट्स जो है वो रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इट हैज़ मोर देन वन रैंडम वेरिएबल, इसीलिए जॉइंट वर्ड यूज होगा। तो देखो, तो जैसे अब मुझे डिफाइन करना है रैंडम, वैसे ही है जैसे अब रैंडम वेक्टर के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं, है ना, जैसे जो रैंडम वेक्टर हैं, सो दैट मे बी डिस्क्रीट, है ना, मे बी कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा भी हो सकता है नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, तो मतलब इसी को हम बोल सकते हैं मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ये है ना, ऐसा आ जाएगा। ओके जी, अब इसमें मेनली टाइप वही है, अगर मान लो रैंडम वेरिएबल्स डिस्क्रीट है तो रैंडम वेक्टर डिस्क्रीट हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है तो रैंडम वेक्टर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और अगर रैंडम वेरिएबल मान लो मिक्स्ड है तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक, आगे अगर आप देखेंगे तो मेनली मैं टू द पॉइंट जो सिलेबस में उतना ही डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ डिस्कस करना नहीं चाहता। ठीक है ना, तो मेनली जैसे यहाँ डिफाइन करना है कि जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम है, मतलब रैंडम वेरिएबल जो कि रैंडम वेक्टर डिफाइन किया। अब मेनली क्या है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो मेनली जो हम वर्ड डिस्कस करेंगे, तो मैं अभी n = 2 के लिए डिस्कस करता हूँ ना, सो विल डिस्कस फॉर, अभी मैं रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ n = 2। ठीक है, तो मैं अभी n = 2 के लिए आगे डेफिनेशन जो है वो सब लिखता हूँ, आप 3 के लिए, 4 के लिए, n के लिए भी लिख सकते हैं इन जनरल। सो मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट n को हमने यहाँ 2 रख दिया, मतलब जस्ट 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है आपके पास। तो 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के लिए जैसे मुझे डिफाइन करना है जॉइंट CDF हो गया, है ना, ऐसे ही अगर डिस्क्रीट है तो जॉइंट PDF होगा, सॉरी डिस्क्रीट है तो जॉइंट PMF होगा, और कॉन्टीन्यूअस है तो जॉइंट PDF होगा। सो कॉन्टीन्यूअस है तो जॉइंट PDF, डिस्क्रीट है तो जॉइंट PMF। ठीक है, तो ये सब डिफाइन करते, सिमिलरली जॉइंट MGF होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो ये सब टर्म्स डिफाइन करते हैं। फिर इसी जॉइंट से हम मार्जिनल निकाल सकते हैं, सो जॉइंट से आएगा मार्जिनल, फिर आएगा कंडीशनल। ठीक है ना, तो मेरे लिए जॉइंट हो गया, सिमिलरली ये सब होगा मार्जिनल डिस्कस करना पड़ेगा, तो मार्जिनल CDF, मार्जिनल PDF, मार्जिनल PMF, फिर आगे कंडीशनल आएगा, तो ये सब मैं डिफाइन कर देता हूँ, कंडीशनल CDF, PDF, PMF, MGF, है ना, ये चारों चीज़ें हम जॉइंट का डिस्कस करेंगे, फिर मार्जिनल का, फिर कंडीशनल का, है ना, ये चारों चीज़ें हमें डिस्कस करना है। चलो तो जॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेशन सिमिलर ही है, तो देख लो पर जैसे हम बात करें जॉइंट CDF की, तो CDF मतलब कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना, सो ये ऐसे लिखूँ, चलो लिखता हूँ CDF ऑफ रैंडम वेक्टर x, मान लीजिए x, जो कि मैं 2 डायमेंशनल ही ले रहा हूँ बस, दिस इज डिफाइंड एज, तो या तो ऐसा लिखेंगे, हाँ, जैसे मैं नीचे अगर अंडरस्कोर लगा रहा हूँ इसका मतलब ये है, या जैसे अंडरलाइन कर रहा हूँ इसका मतलब वेक्टर है, इसका मतलब ये भी है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, द सेम थिंग कैन बी रिटन लाइक दिस, आप इस चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो इसका जो डेफिनेशन होगा कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल X1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल x1 कॉमा कैपिटल X2 लेस देन इक्वल टू स्मॉल x2, इसको और अगर डिटेल में लिखेंगे तो इसका मतलब एक्चुअली ये है, तो मैं यही वाला नोटेशन फॉलो करता हूँ, ठीक रहेगा।
तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज आउटकम इन सैंपल स्पेस सच दैट x1 ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन, ये इवेंट्स हैं, ठीक है ना, एंड x2 ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू x2, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ, तो दीज आर जस्ट एक सेट है, इसमें ऐसा हो रहा होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वही बात है। प्रोबेबिलिटी x1 जो है माइनस इन्फिनिटी टू x1 इंटरसेक्शन x2 जो है माइनस इन्फिनिटी टू x2, इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। तो ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, ठीक है। सो ऐसे आ जाएगा। अब इसको एज अ सेट में भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका जॉइंट CDF का डेफिनेशन है। जैसे यूनिवेरिएट में है ना 1 के लिए था, तो ये बस 2 के लिए हमने लिख दिया। यही 3 के लिए होता है 3 टर्म होंगे, 4 के लिए हो सकता है, 5 के लिए हो सकता है, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है ना। अब बीच में कौन सा डाउट आ गया? As we know, this is first time UGC conducts stat papers, so which part we focus on more, I mean theoretical और numerical? दोनों कर लो, क्यों एक पार्ट में फोकस करना है? और न्यूमेरिकल करने के लिए थ्योरेटिकल फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, है ना। सो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन थ्योरी, देन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स भी आएंगे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे, है ना, इट विल बी, बट ऐसा तो नहीं कि पेपर मैं बना रहा हूँ सो आई कैन गारंटी कि नहीं यही आएगा। सो वी कैन ओनली गेस, है ना, जो पेपर बना रहे हैं उनको पता है वो क्या दे रहे हैं। सो वी डोंट नो क्या, बट हाँ वी कैन जस्ट गेस कि हाँ इस बार ऐसा हो सकता है। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है ना, तो यू फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। और न्यूमेरिकल तभी आपसे सॉल्व होगा जब आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, जब आप डेफिनेशन थ्योरम्स आपको पता होगा, तभी तो क्वेश्चंस को समझ पाओगे कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, एंड देन इन बीच का जो गैप है, सो हाउ टू, है ना, आपको वही करना है, जर्नी कवर करनी, जो गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जो फाइंड करना है वहाँ तक पहुँचना है। सो यू कैन डू दिस ओनली इफ़ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। तो थ्योरेटिकल फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, है ना। ऐसा है नहीं कि सीधा न्यूमेरिकल कर लोगे बिना थ्योरी जाने। सो यू हैव टू फोकस ऑन बोथ। और एंट्रेंस एग्जाम में मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं। हाँ CSIR में थोड़े थ्योरेटिकल ज़्यादा रहता है, बट वहाँ भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे लगता है कि बेसिक क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी होंगे एंड न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं। सो अभी आपके पास क्या है, जस्ट ये जॉइंट CDF आ गया ना, मतलब जॉइंट CDF का डेफिनेशन है ये। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, देन वी कैन सी। पर ठीक है, आगे मैं टर्म्स डेफिनेशन लिखाता हूँ। ये जॉइंट CDF है। जॉइंट PMF कैसे डिफाइन करोगे आप? तो जॉइंट PMF का मतलब होगा ना, जॉइंट PMF जब ये देखो CDF किसी के लिए भी डिफाइंड हो सकता है, मतलब किसी भी रैंडम वेक्टर, चाहे डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो या मिक्स्ड हो, बट जॉइंट इसके लिए आपको डिस्क्रीट ही होना चाहिए, है ना। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, जॉइंट PMF ऑफ अ discrete random vector, so joint PMF of a discrete random vector x ले लीजिए, x1 x2, यहाँ से आ जाएगा joint PMF of a discrete random vector x, this is a function, तो 2 वेरिएबल फंक्शन होगा, जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ p x1 x2 ब्रैकेट में x1 x2। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग एक्चुअली ये है कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल X1 इज स्मॉल x1 कैपिटल X2 इज स्मॉल x2, इस तरह से, सच दैट कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, या तो ऐसा लिख देता हूँ मैं कि
ऐसे लिख देता हूँ। बस कंडीशन ये है कि नॉन नेगेटिव होने चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन ये है कि जो डबल समेशन है वो आपके पास ये क्या हो जाएगा, डबल समेशन विल बी इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ डबल समेशन क्यों है, क्योंकि 2 रैंडम वेरिएबल है ना, सो समेशन ओवर x1 जो भी वैल्यू होगी माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, x2 माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एंड ऐसे ही जॉइंट पीडीएफ आप अगर डिफाइन करेंगे तो जॉइंट पीडीएफ क्या होगा, तो जॉइंट पीडीएफ का अगर डेफिनेशन लिखें हम लोग कि ओके, तो जो है ना, एक मिनट ना, तो आगे देखो, तो इसमें क्या है, जॉइंट पीडीएफ में सिंपल है, जैसे डिस्क्रीट के लिए जॉइंट पीएमएफ होता है वैसे ही कॉन्टिन्यूअस के लिए जॉइंट पीडीएफ होगा। तो यहाँ आएगा जॉइंट पीडीएफ ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस random vector x that will be a order pair x1 x2 is a function। अब इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे f x1 x2 x1 कॉमा x2, या कैसे भी लिख सकते हो f x वैक्टर एट x, ऐसा भी लिख सकते हो, वही बात, सच दैट, तो जो कंडीशन है, एक तो कंडीशन है दिस इज नॉन नेगेटिव, एंड जो डबल इंटीग्रेशन है दिस शुड बी इक्वल टू 1, ये है। ठीक है ना, तो मतलब कंडीशन ये है कि डबल इंटीग्रेशन 1 के इक्वल होगा, ये है ना, थोड़ा कम पड़ गया है ना, तो मतलब सिंपल है, डबल इंटीग्रेशन इस फंक्शन का नॉन नेगेटिव फंक्शन होगा जिसका डबल इंटीग्रेशन 1 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, देख लीजिए। सो ठीक है, तो ये सब आप लोग ऑलरेडी पता ही होगा, जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, अगर आपको डाउट है तो आप डिस्कस करो, नहीं है तो आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो, यू नो एवरीथिंग है। सो तो जिनको डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, दे नो एवरीथिंग, और ये है कि डम एनफ बिकॉज दे डोंट ट्राई एनीथिंग, ये चीज़ है। सो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेशन क्लियर है ना, हमने डिफाइन किया जॉइंट सीडीएफ। सो जॉइंट सीडीएफ का ये डेफिनेशन था हमारे पास, दिस वाज जॉइंट सीडीएफ। देन जॉइंट पीएमएफ होने के लिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए और उसका डबल समेशन 1 के इक्वल आना चाहिए। फिर जॉइंट पीएमएफ होने के लिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इसका डबल इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए। तो इस पर एक बेसिक सा क्वेश्चन लिख सकता हूँ, ये ऑलरेडी प्रॉब्लम सीट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यू ट्राई एंड टेल, नहीं हो रहा तो पूछो। तो ये हो गया जॉइंट। मार्जिनल क्या होगा, जॉइंट के बाद अगर हम मार्जिनल डिफाइन करें तो मार्जिनल का मतलब जॉइंट मतलब है ना, ये पेयर में हो गया,
और मार्जिनल का मतलब सिंगल रैंडम वेरिएबल का हमें फाइंड करना, मतलब जॉइंट गिवन है एंड जॉइंट के हेल्प से यू फाइंड द पीडीएफ ऑफ मतलब सिंगल रैंडम वेरिएबल फ्रॉम गिवन जॉइंट, तो उसको मार्जिनल बोलते हैं ना। तो मार्जिनल मतलब यहाँ वो अलोन, और जॉइंट मतलब दोनों का एक साथ जॉइंटली लिखा गया है, ठीक है। तो जैसे मुझे मार्जिनल मान लो CDF डिफाइन करना है या मार्जिनल CDF फाइंड करना है जॉइंट से, है ना। तो मार्जिनल CDF क्या होगा? तो वैसे तो मार्जिनल CDF ऑफ x1 का मतलब ऐसे कुछ अलग नहीं है, देखो मेनली ये है मार्जिनल CDF x1 दिस यू ऑलरेडी नो कि x1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल x1, यही है। अगर आप लिखते हैं मार्जिनल CDF ऑफ x2, तो इसका मतलब तो डेफिनेशन ये है, प्रोबेबिलिटी जो कि आप ऑलरेडी यूनिवेरिएट में पढ़ चुके हो। जैसे मैं लिखूँ मार्जिनल PDF ऑफ x1, तो ये आपने ऑलरेडी देखा है, ये है, और इसमें क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए, ऐसे ही है। तो मेनली यहाँ पे जो मार्जिनल बोलने का मतलब है कि जॉइंट अगर आपको गिवन है तो ये आप कैसे फाइंड करोगे, तो वो देखते हैं, ठीक है ना। तो मार्जिनल का ऐसे मतलब ये है, जैसे मार्जिनल PDF ऑफ x2, सो आपको PDF ऑफ x2 अलोन ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। सो मान लीजिए मार्जिनल PMF ऑफ x1 लिख देता है, तो मीन्स दे आर आस्किंग अस टू फाइंड दिस। और marginal PMF of x2, so they are asking us to find this quantity, ठीक है। तो ये तो मतलब हो गया, बट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड, ठीक है। तो हमें जॉइंट से मार्जिनल फाइंड करना, जैसे मान लो जॉइंट CDF2 मार्जिनल CDF, तो ये मैं थ्योरी बता रहा हूँ, अब इस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम में, है ना। जैसे कोई आपको जॉइंट PDF दे देगा, उसमें कोई वेरिएबल होगा अननोन, आप बोलेगा वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो मेनली वो कहेगा डबल इंटीग्रेशन करो 1 के इक्वल करो, फिर उसको सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे एग्जाम में, या आते भी हैं, क्योंकि ऐसा है ना, मतलब ऑलरेडी यू हैव डिफरेंट एग्जाम्स जो स्टैटिस्टिक्स के हैं, तो ऐसा नहीं UGC पहली बार हो रहा है तो कुछ नहीं पता है, क्वेश्चंस क्या ही आएगा, क्वेश्चंस वैसे ही आएगा जैसे बाकी एग्जाम्स में आते हैं, बस यहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो लेवल थोड़े कम होंगे, ये है। तो आपकी ज़रूरत ये है कि यू जस्ट अंडरस्टैंड सिलेबस, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि वहाँ जो भी क्वेश्चन है वो आप कर सको, बस इतना ही है। सो अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाओ, है ना, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो जॉइंट CDF2 मार्जिनल CDF फाइंड करना है मुझे। तो मान लीजिए ऐसा है कि लेट x जो कि है दिस बी a random vector with given joint CDF, जिसका नोटेशन हमने ये लिखा था, ये है x1 x2। तो आपको जॉइंट के हेल्प से, तो जॉइंट यू ऑलरेडी नो, इसमें मुझे है ना, इस जब ये लिखते हैं सो वेयर जब हम ऐसा जॉइंट लिख रहे हैं तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी कैपिटल x1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल x1 x2 फिक्स नंबर है, और कैपिटल x1 x2 रैंडम वेरिएबल है, इंटरसेक्शन x2 लेस देन इक्वल टू x2, ऐसा है, ये डेफिनेशन है। तो क्वेश्चन मुझे ये फाइंड करना है, देन हमको चाहिए मार्जिनल CDF ऑफ x1, मुझे x1 का मार्जिनल CDF निकालना है, तो मतलब CDF ऑफ x1 एट x1 ये निकालना है यूजिंग जॉइंट। जॉइंट मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ये x का एक्सप्रेशन गिवन है, और इसके हेल्प से मुझे मार्जिनल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ से क्या आएगा, हाउ टू फाइंड। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि जैसे आप मान लो मैं आपसे पूछूं जॉइंट से अगर फाइंड करते हैं आप,
तो पहले थोड़ा एक्सरसाइज दे सकते थे ना कि चलो थोड़ा यहाँ पे भी करते डेफिनेशन, तो रट्टा मारने की बजाय थोड़े अगर समझ सकते हो तो आप समझने की कोशिश करो। देखो मैं तो लिख दूंगा सीधा सीधा, बट आप थोड़ा ये जान सकते हो कि आया कैसे, क्योंकि हम डिराइव कर रहे हैं ना। पहले जो लिखा वो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको याद ही करना पड़ेगा, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ कि जैसे चलिए एक क्वेश्चन जस्ट अंडरस्टैंड लिखता हूँ कि लेट ये इसका मतलब है, ठीक है, दिस बी जॉइंट CDF ऑफ x, ठीक है। देन आपसे मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, पहला पार्ट कि मान लो ये जो f(x1, x2) है, तो स्मॉल x1 को प्लस इन्फिनिटी रखते हैं, स्मॉल x2 को भी प्लस इन्फिनिटी रखते हैं, क्या आंसर आएगा। दूसरा में है कि x1 x2 स्मॉल x1 को माइनस इन्फिनिटी रखते हैं, स्मॉल x2 को भी माइनस इन्फिनिटी रखते हैं, तो आंसर क्या आएगा। तीसरा पार्ट है कि CDF ऑफ x1, ये क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। x1 इसको मैं प्लस इन्फिनिटी रख दिया तो आंसर क्या आएगा। फोर्थ पार्ट है f ऑफ x1 x2 और इसको प्लस इन्फिनिटी दिया तो क्या आएगा। पांचवा है तो ये कितना आएगा। अच्छा x2 यहाँ कर दिया, यहाँ मेरा मतलब था x1 को प्लस इन्फिनिटी कर देते हैं। सो 6 पार्ट्स हैं आपके पास, अब ट्राई करो अपनी समझ से डेफिनेशन लगाओ और आंसर बताओ आप लोग चैट में या अनम्यूट करके बता सकते हो, एज यू फील कंफर्टेबल, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बताओ। तो ये जो 6 पार्ट्स मैंने लिखे हैं इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। ये अभी करना है, आंसर जो भी समझ आ रहा है आपको अपने अकॉर्डिंग बताओ, वट एवर यू फील, ट्राई करो और मुझे बताओ। ठीक है ना, ट्राई करो, जो भी आंसर है बताओ। अभी ट्राई नहीं करोगे एग्जाम में भी नहीं होगा, है ना, ट्राई करने से ही सीखने को मिलेगा। ट्राई करो, मिस्टेक करो, यही सीखने का प्रोसेस है। ओके नाइस, चलो कोई तो ट्राई कर रही है ना। सो बाकी लोग भी देखिए कि आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है।
ओके चलो। ओके चलिए 4-5 लोगों ने किया है, अच्छा है। मतलब देखो ट्राई करने से ही होगा ना, ट्राई करोगे तो या तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड दैट्स ऑल। यही प्रोसेस रिपीट करना है। जब ज़्यादातर क्वेश्चन होने लगे मीन्स यू आर वेल प्रिपेयर्ड, इस तरह से। और नहीं हो रहे तो दो मोर प्रिपरेशन। ओके, तो आंसर मैच कर रहा है आप सबका ना। सो 10 fx1 fx2 0 0 10 fx1 fx2 0 0, ठीक है ना। 10 सबका आंसर कॉमन ही है आई थिंक। डू आई नीड टू सॉल्व और सबको समझ आ गया? अच्छा लास्ट वाले का आंसर अलग है तो सिंपल है ना, जैसे क्या है दोनों इन्फिनिटी रखेंगे ना, तो मैं जस्ट लिख के बता देता हूँ, ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं है बट तो यहाँ हमारा पर्पस था ये सीखना कि जॉइंट गिवन है तो मार्जिनल कैसे आएगा, ठीक ना। तो ये आ जाएगा fx1 fx2 x1 और x2 को इन्फिनिटी रख दोगे, यही ना। इन्फिनिटी रख देंगे सैम्पल स्पेस हो जाएगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। एंड मैं इसको लिखता हूँ, उसके बाद सॉल्व कर देता हूँ। fx2 चाहिए आपको, है ना, x1 है ऐसे ही। fx2 चाहिए, या इसमें ऑल्सो कर देता हूँ। आपको मार्जिनल सीरीएफ ऑफ x2 चाहिए, तो x2 चाहिए तो क्या करोगे, f ऑफ x1 x2 एंड सही है, देख लीजिए। तो अच्छा मैंने ऑर्डरिंग थोड़ा वैसा लिखा, ध्यान देना, 1 फिर 2 3 4 5 6 ऐसा। ओके देखो फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, ऐसे आप लोगों ने सबने कर ही लिया है सॉल्व। तो इसमें कुछ है ना खास नहीं है, जैसे fx1 x2 बोथ आर इन्फिनिटी, सो मीन्स एक्चुअली x1 लेस देन इन्फिनिटी इंटरसेक्शन x2 लेस देन इन्फिनिटी। तो जैसे शुरू में बताया था ना हमने कि एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या देखना होता है, दोज आउटकम ऑफ सैम्पल स्पेस फॉर विच x1 ओमेगा इज लेस देन, जैसे इसको मैं अगर लिखूँ मैथमेटिकली समझाने के लिए, सो दिस इंटरसेक्शन x2 ओमेगा इज लेस देन इन्फिनिटी, ये सेट में लिख सकते हो, तो इसका पड़ता है एक सेट, ठीक है। तो वैसा है। इस तरीके से तो होगा क्या, ये तो इतना जस्ट लिख रहा हूँ मैं। अब होगा कि वैसे आउटकम जिसके लिए ये लेस देन में, तो कोई भी रियल नंबर ले लो, है ना, ओमेगा कोई भी रियल नंबर लेंगे तो मतलब पूरा वो आ जाएगा ना, सैम्पल स्पेस ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, पूरा सैम्पल स्पेस आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी, ये वाला सेट एक्चुअली सैम्पल स्पेस है, ये भी सैम्पल स्पेस है, तो दोनों मिलके प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस आ जाएगा एंड दैट विल बी 1 एक्चुअली। क्योंकि सैम्पल स्पेस में कुछ भी लोगे तो लेस देन इन्फिनिटी ही होगा x1 की वैल्यू, तो ऑल वैल्यू ऑफ सैम्पल स्पेस, ये दोनों सैम्पल स्पेस में अलग अलग लिख रहा हूँ, ये सैम्पल स्पेस ये भी सैम्पल स्पेस, तो ये होगा 1 आ जाएगा। एंड सिमिलरली बाकी पार्ट आप कर सकते हो, जैसे fx1 fx2 एक प्लस इन्फिनिटी है और दोनों माइनस इन्फिनिटी ना, प्लस माइनस नहीं किया था मैंने, दोनों माइनस इन्फिनिटी है, ये ले लो। तो ये जैसे था x1 लेस देन माइनस इन्फिनिटी, x2 लेस देन माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे आउटकम सैम्पल स्पेस में जिसके करस्पॉन्डिंग
x1 की वैल्यू लेस देन माइनस इन्फिनिटी होगी, तो ऐसी कोई वैल्यू होगी नहीं सैम्पल, क्योंकि x1 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कम क्या ही हो सकती है, ये एम्प्टी सेट है, तो फाई इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट 0। अच्छा, जैसे बाकी तो ऐसे ही है, जैसे x1 कॉमा प्लस इन्फिनिटी ले लिया, तो आ गया x1 लेस देन इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन x2 लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या आ गया, x1 लेस देन इक्वल टू x1, x2 लेस देन इन्फिनिटी, मतलब ये सैम्पल स्पेस, और ये एक इवेंट है, और इवेंट्स आर सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। तो a सेक्शन b इज इक्वल टू a इफ a इज सबसेट ऑफ b, तो यहाँ आ जाएगा x1 लेस देन इक्वल टू x1, ये आ गया। एंड जैसे क्या लिख रहे थे हम कि अगर मैं लिखता हूँ कि x1 और माइनस इन्फिनिटी, जस्ट समझाने के लिए, तो x1 लेस देन इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन x2 लेस देन माइनस इन्फिनिटी, अब क्या ही आएगा, सो प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन, अब x2 लेस देन माइनस इन्फिनिटी, तो ये एम्प्टी सेट है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा कोई x2 मिलेगा ही नहीं, तो इम्पॉसिबल है, तो एम्प्टी सेट, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। ठीक है, एंड बाकी ऐसे कर लोगे। चलो ठीक है, तो मान लो एक प्लस इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी है, तो क्या होगा, जैसे इसमें अगर वो लिखता कि एक प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी, तो क्या आंसर आएगा। जैसे आपसे मैं पूछूं ये वाला क्वेश्चन, जैसा भी समझने के लिए, है ना, ये बहुत इजी है ऐसे तो जरा है ना, तो x1 x2, या इसमें जस्ट लिख देता हूँ समझने के लिए, एफ ऑफ x1 कॉमा x2, एक है माइनस इन्फिनिटी एक है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये फाइंड कर लेंगे, तो सिंपल लेस एक इसमें क्या आएगा, अगर ओपन करोगे तो एक आएगा एम्प्टी सेट, एक आएगा सैम्पल स्पेस, तो आना 0 ही है, यहाँ आ जाएगा लेस देन इन्फिनिटी करोगे तो सैम्पल स्पेस एम्प्टी सेट, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम क्या बता रहे थे, तो मार्जिनल, जैसे ज्वाइंट गिवन है तो मार्जिनल कैसे निकलेगा, तो उसके लिए है कि x2 को इन्फिनिटी रख दो, या जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो, यहाँ x1 को इन्फिनिटी रख दो, तो ज्वाइंट से मार्जिनल निकालना है मुझे, तो ज्वाइंट में x2 को इन्फिनिटी रखेंगे तो मुझे मार्जिनल मिल जाएगा, ज्वाइंट में x1 को इन्फिनिटी रखेंगे तो मुझे मार्जिनल मिल जाएगा x2 का। ठीक है, तो x1 का मार्जिनल CDF चाहिए, तो ज्वाइंट CDF में x2 को इन्फिनिटी रखो, x2 का मार्जिनल CDF चाहिए, तो ज्वाइंट में x1 को प्लस इन्फिनिटी रखो। ठीक है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब आगे क्या टॉपिक है, अच्छा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे मार्जिनल CDF देखा हमने, ऐसे मार्जिनल PDF और मार्जिनल PMF निकाल सकते हो सेम तरीके से। देखो, तो हमें सीखना है कि हाउ टू फाइंड, है ना, जॉइंट, मान लो आपके पास PMF है एंड यू वांट टू फाइंड मार्जिनल PMF, मतलब ज्वाइंट PMF से मार्जिनल PMF कैसे निकलेगा।
तो इसके लिए सिंपल जैसा थ्योरम के तौर पे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये यही है ना, ये थ्योरम का पर्पस यही है हमारा कि जॉइंट पीएमएफ से मार्जिनल पीएमएफ मुझे निकालना है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ऐसा होगा कि लेट, मान लो p फंक्शन है x1, x2, जिसका मीनिंग एक्चुअली ये है, देखो कॉमा लिख रहा हूं तब भी मतलब इंटरसेक्शन ही है। अगर जैसे मैं यहाँ इंटरसेक्शन लिख दिया, इंटरसेक्शन के प्लेस पे अगर मैं कॉमा लिखता तब भी मतलब वही था, ठीक है, स्टिल मतलब सेम है। तो यहां से आ जाएगा ठीक है, दिस बी जॉइंट पीएमएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर x, जो कि है आपका x1, x2। देन हमें क्या चाहिए, हमें It's 8 o'clock. सो हमें चाहिए मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1, जिसका नोटेशन है, आप ऐसा लिख सकते हैं इस तरह से, एंड दैट एक्चुअली मीन दिस, ठीक है। एंड अब मुझे है कि अगर जॉइंट मुझे पता है तो मार्जिनल हम कैसे निकाल पाएंगे, मेन तो पर्पस ये है। तो इसका ये तरीका है कि जो जॉइंट है आपके पास उसको आप इंटीग्रेट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं कॉन्टिन्यूअस में, समेशन ले लो, इंटरसेक्शन या कॉमा, जो भी आपको ठीक लगे, मतलब दोनों का सेम है। तो आप x2 के रेस्पेक्ट में इसका समेशन कर दो, तो x1 का आपको मिल जाएगा मार्जिनल, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x2 का, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 एट x2, तो यहाँ से समेशन तो x1 के रेस्पेक्ट में आप क्या करो, इसको समेशन कर दो। तो फिर ओके आइए, तो x2 का मार्जिनल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, तो ये जॉइंट पीएमएफ गिवन होगा तो मार्जिनल पीएमएफ कैसे निकालने उसका कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आपको वैसे ही सेम तरीका है, हमें चाहिए भाई जो नेक्स्ट थ्योरम ही लिख देता हूँ जस्ट मैं, सो दैट इज हाउ टू फाइंड मार्जिनल फ्रॉम गिवन जॉइंट पीडीएफ। सो मुझे जॉइंट पीडीएफ गिवन होगा तो आप उससे मार्जिनल पीडीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि लेट एफ ऑफ x1, x2 बी joint PDF of a continuous random vector x, जो कि है x1, x2। तो देन हमारा इंटरेस्ट क्या है, देन वी वांट मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x1, मार्जिनल मतलब अलोन है ना, सिंगल पीडीएफ ऑफ x1 चाहिए मुझे। दिस इज, तो क्या करेंगे आप, विल जस्ट इंटीग्रेट कर दोगे x1, x2 है ना, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए x2 के रिस्पेक्ट में, तो आपको x1 का मिल जाएगा पीडीएफ। एंड
ये सॉल्व करेंगे तो आपको पीडीएफ x2 का चाहिए, तो आप x1 कॉमा x2 इसको इंटीग्रेट कर दीजिए x1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ओके तो ये आपको ये समझ आ गया कि हाउ टू फाइंड मार्जिनल सीडीएफ फ्रॉम गिवन जॉइंट सीडीएफ, हाउ टू फाइंड मार्जिनल पीएमएफ फ्रॉम गिवन जॉइंट पीएमएफ, हाउ टू फाइंड मार्जिनल पीडीएफ फ्रॉम गिवन जॉइंट पीडीएफ। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो पहले ना डिफाइन किया हमने कि जॉइंट होता क्या है, फिर ये देखा कि जॉइंट से मार्जिनल कैसे निकालते हैं। मार्जिनल आप ऑलरेडी जानते हो, जो कि पिछले क्लास में डिस्कस किया है, पीडीएफ पीएमएफ सीडीएफ सिंगल रैंडम वेरिएबल का। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल के केस में मार्जिनल वर्ड यूज़ करते हैं, मोर देन वन रैंडम वेरिएबल है मतलब रैंडम वेक्टर है तो जॉइंट वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। ओके अब आगे एक टर्म्स आता है जॉइंट, आई थिंक कंडीशनल, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मतलब जॉइंट पीडीएफ जॉइंट पीएमएफ जॉइंट सीडीएफ डिफाइन किया। अब जैसे था मार्जिनल डिफाइन कर दिया, कंडीशनल डिफाइन करते हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जॉइंट मार्जिनल कंडीशनल। सो कंडीशनल का क्या डेफिनेशन है, तो हम डिफाइन करेंगे कंडीशनल सीडीएफ, ये डिफाइन करते हैं। तो यहाँ ऐसा होगा कि लेट x1 x2 be a random vector with joint CDF f of x1 x2 x1 comma x2, ठीक है। तो अगर जॉइंट दिया तो हम मार्जिनल निकाल लेंगे, वी ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड मार्जिनल। तो हमें कंडीशनल डिफाइन करना है, तो हमने पहले देखा है कि जॉइंट से मार्जिनल कैसे आएगा। देन हमें जो डिफाइन करना है कंडीशनल CDF ऑफ, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, जहाँ ई एफ इवेंट था। अब यहाँ रैंडम वेरिएबल्स के लिए कंडीशनल की बात कर रहे हैं। सो देन कंडीशनल CDF ऑफ x1 गिवन x2, x1 x2 इंडिविजुअली रैंडम वेरिएबल्स हैं, दोनों मिलके वेक्टर बना रहा था, रैंडम वेक्टर। सो तो आपके पास क्या दे रखा है, बी अ रैंडम वेक्टर विद जॉइंट CDF आपको दे दिया। देन कंडीशनल CDF ऑफ x1 गिवन x2, so conditional CDF of x1 given x2 is defined as, कुछ क्वेरी हो तो यू जस्ट आस्क। तो इसका जो नोटेशन है, एक तो नोटेशन ये होगा f ऑफ x1 गिवन x2, x1 गिवन x2, ये हो गया इसका नोटेशन। डेफिनेशन क्या होगा, वैसे ही जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो यहाँ आ जाएगा जॉइंट ऑफ x1 x2 अपॉन मार्जिनल ऑफ x2, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया। तो जॉइंट आपके पास, एक मिनट सॉरी गलत हो गया, ये गलत था, ठीक है ना, ये नहीं प्रोबेबिलिटी की तरह डिफाइन कर दो, सो दैट वाज रॉन्ग। तो हमें क्या करना, डिफाइन करना ना। तो CDF का जो डेफिनेशन है वो है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे इवेंट की तरह रैंडम वेरिएबल ट्रीट नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो यहाँ से आ जाएगा x1 लेस देन इक्वल टू x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2। अब यहाँ भी वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ वाला, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअस हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस ये है, फर्दर डिफाइन ऐसे किया है, बट फर्दर अगर मैं थोड़ा आगे और इसको एक्सटेंड करूँ, जैसे मैं ये लिखूँ कि, चलो आगे अभी लिख देता हूँ फिर आगे थोड़ा बताता हूँ। सो थोड़ी कुछ बारीकियाँ हैं जो आपको समझना पड़ेगा। एफ ऑफ x2 गिवन x1 अगर सिमिलरली हम डिफाइन करते तो ऐसे ही हो जाता। तो ये होता प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू x2 गिवन x1 इज इक्वल टू x1, ऐसा। बट अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो थोड़े डिफरेंट सिचुएशन बनेगी। तो क्या बनेगा, जैसे मैं लिखूं कि लाइक ऐसा है, मान लो
कि इफ़ जैसा थ्योरम ही समझ लो, ये रिमार्क थ्योरम जो भी, चलो थ्योरम की तरह देख लेते हैं, ये रिमार्क लिख। सो इफ जो एक्स वेक्टर है दे आर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, ठीक है, देन अगर आपको चाहिए सी डी एफ ऑफ x1 गिवन x2, जो कि हमने डिफाइन किया है एफ ऑफ x1 गिवन x2, तो इसका डेफिनेशन जो मैंने लिखा है x1 लेस देन इक्वल टू x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, तो आप इसको डिफाइन करोगे अब जॉइंट पीडीएफ यूज करोगे, कंडीशनल पीडीएफ यूज करोगे, लेट्स से t गिवन x2 का dt, जहाँ t की वैल्यू होगी -∞ टू x1। सो दिस इज द वे टू फाइंड कंडीशनल cdf ऑफ x1 गिवन x2, ठीक है। एंड सिमिलरली आपको अगर चाहिए f ऑफ x2 गिवन x1, कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो या लगे कुछ कहना डाउट तो पूछना, तो दिस ये आ जाएगा f ऑफ x2 गिवन x1 t गिवन x1 dt, t केवल -∞ से x2 तक होगी। तो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए स्पेशली है ना, जब ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर है उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो वैसे तो डेफिनेशन ये है, ठीक है, एक बार देखो और कुछ डाउट है तो बताओ। बताइए जी, क्या होगा आगे, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। डिस्क्रीट में वो ऐसे ही समेशन वे खुलेगा। डिस्क्रीट में अगर बात करें, मान लो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए लिख दिया मैंने, अगर मैं डिस्क्रीट के लिखता तो डिस्क्रीट के लिए क्या होगा वैसे ही, मान लो जैसे रिमार्क 1 और रिमार्क 2 मैं लिख देता हूँ आगे, तो डिस्क्रीट के लिए भी लिख देते हैं, पार्शियलिटी क्यों करेंगे। सो रिमार्क 2, सो यह है कि लेट दिस बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, देन मुझे चाहिए कंडीशनल CDF, है ना, कैपिटल F मतलब CDF के लिए यूज कर रहे हैं, x1 गिवन x2, तो डेफिनेशन वही है। अब ये डिस्क्रीट है तो यहाँ होगा समेशन, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लीजिए k रख दिया फॉर एग्जांपल, गिवन x2 इज इक्वल टू x2, अब k की वैल्यू जो होगी -∞ से x1 तक आएगी ऐसा। सो ये हो गया CDF ऑफ, ये तरीका है फाइंड करने का। ऑल्सो अगर आपको जैसे x2 गिवन x1 का CDF चाहिए, तो इन द सिमिलर वे x2 इज इक्वल टू k, एंड यहाँ से आ जाएगा k की वैल्यू -∞ से लेके x1 तक, नहीं क्योंकि आप x2 का निकाल रहे हैं ना, तो x2 तक, यानी कन्फ्यूजन, बस वहाँ इंटीग्रेशन हो रहा था और PDF आया कंडीशनल में, यहाँ समेशन हो रहा है और कंडीशनल PMF आया है, बस ये। ओके भाई, तो अगला क्या है, कंडीशनल हमने CDF डिफाइन किया सेम तरीके से। अच्छा, कंडीशनल PDF PMF पहले डिफाइन करना चाहिए था, मैंने यहाँ यूज़ कर लिया डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं अगर डिफाइन करूँ कंडीशनल PMF, मान लो ये डिफाइन करता हूँ, तो पहले वैसे ही होगा, लेट
p x1 x2 x1 comma x2 b discrete random vector एक मिनट इसको ओके तो ठीक है ना। तो कंडीशनल में क्या डिफाइन करना, कंडीशनल पीएमएफ वैसे ही आ जाएगा, लेकिन सिंपल है जो तो इसमें जो है ना, सो लेट दिस बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, देन मैं लिखूंगा जैसे कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x1 गिवन x2, तो इसको लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2, तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 अपॉन, ये आ जाएगा ऐसा। तो ये जस्ट ई गिवन एफ वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ चल जाएगा। यही शुरू में ना उसके लिए लिख दिया था, तो दैट वाज रॉन्ग, वो सीडीएफ में वर्क नहीं करेगा ना। सो ये डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन कोई प्रूफ नहीं होता है ना, इट इज़ डिफाइंड इन दिस वे। ये जो सीडीएफ है, तो सीडीएफ इस तरीके से कंडीशनल डिफाइन हुआ है, सो ये डेफिनेशन हुआ इसका, ठीक है। सो डेफिनेशन का कोई प्रूफ नहीं होता। सो डेफिनेशन इज द फर्स्ट थिंग है ना, कोई चीज़ आप इंट्रोड्यूस करते हैं मतलब वो डिफाइन करते हैं पहले आप, देन उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्दर चीज़ें होती हैं। ओके सिमिलरली दूसरा पार्ट आप लिख सकते हैं जैसे है ना, यही ऑल्सो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे चाहिए, अच्छा इसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ जैसे x1 गिवन x2, ठीक है ना, x1 गिवन x2 ऐसा, तो ये आ जाएगा, तो x2 गिवन x1 ऐसा आ जाएगा। तो अब आ जाएगा ऐसे लिख लो है ना, और इसका डेफिनेशन जो है वही है। तो ये सिंपल है, मतलब ये डेफिनेशन इसका इजी है। ये प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके जी, कंडीशनल पीएमएफ। अब क्या रहता है कंडीशनल पीडीएफ, तो वो भी ऐसे ही डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या हुआ, जॉइंट पीएमएफ अपॉन मार्जिनल पीएमएफ, जॉइंट अपॉन मार्जिनल, ये है। कंडीशनल सीडीएफ आप डिफाइन करेंगे, सो कंडीशनल सीडीएफ, ओ सीडीएफ तो हो चुका है, पीडीएफ, तो उसमें ऐसे ही है कि लेट x1 x2 be continuous random vector with joint क्या with joint pdf probability density function x1 comma x2, then the first thing you want
कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x1 गिवन x2, ठीक है। तो इसका जो नोटेशन है, so just simply joint PDF of x1 x2 upon marginal PDF of x2 जो गिवन है उसका डिवाइड कर देना है। एंड ऑल्सो आप सिमिलरली x2 गिवन x1, तो x2 गिवन x1, तो यहाँ से आ जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, ओके। सो ये आपका डिफाइन हुआ। क्या क्या डिफाइन किया अभी हमने? सो वी डिफाइंड अभी तक जॉइंट, मार्जिनल, कंडीशनल, ठीक है। इसके तीनों डिफाइन किए, इधर भी तीनों डिफाइन किए। तीन मतलब पीएमएफ पीडीएफ सीडीएफ, पीएमएफ पीडीएफ सीडीएफ, पीएमएफ पीडीएफ सीडीएफ। अब रह गया एमजीएफ का, थोड़ा एमजीएफ को डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे जॉइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसको डिफाइन करना है। सो मान लीजिए एक्स जो है, जैसे एमजीएफ सीडीएफ का कॉमन एक्सप्रेशन है फॉर एनी रैंडम वेरिएबल, डेफिनेशन कॉमन है। so this be any random vector, then जो joint mgf होगा, then joint mgf of x, this is defined as ऐसा लिख सकते हैं, या इसी को ओपन करके लिखेंगे तो m x1 x2 t1 t2, क्योंकि हम 2 के लिए बात कर रहे हैं। तो वैसे तो यूनिवेरिएट में क्या था, e की पावर टी एक्स, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, e की पावर टी x1 t1 x1 प्लस t2 x2, ये आपको निकालना है फाइनली। अब डिस्क्रीट है तो उसके अकॉर्डिंग, कॉन्टिन्यूस है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैं अगर फर्दर लिखूँ इसको कि मान लीजिए इफ x जो है दिस इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेक्टर, देन आपको अगर चाहिए जॉइंट mgf x1 x2 का, ठीक है, यू नीड जॉइंट mgf ऑफ x1 x2, so that will be just expectation of e की power t1 x1 plus t2 x2 and that will be equal to, ये continuous है ना, तो ये definition हो गया, ये होगा डबल इंटीग्रेशन e की पावर t1 x1 plus t2 x2 into joint pdf of x1 x2 dx1 dx2, तो इस तरीके से आएगा। तो ये सिंप्लीफाई करना, थोड़े कैलकुलेशन है। सो इस देखो मैथमेटिक्स, जो लोग कहते हैं बिना मैथमेटिक्स कैसे करोगे, अगर डबल इंटीग्रेशन करना नहीं आएगा तो फिर यहीं फंस जाओगे। सो मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए, आपको सीखना ही पड़ेगा, मेनली इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब तो आना चाहिए, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब तो ज़रूरत पड़ेगी फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा किसके लिए, जब कॉन्टिन्यूस है। और अगर डिस्क्रीट हुआ तो, सो इफ x अगर डिस्क्रीट हुआ, रैंडम वेक्टर, देन m of x1 x2 t1 t2, ये हो जाएगा, डेफिनेशन तो वही है, t1 x2 प्लस t2 x2, ये है। तो इसको आप क्या कीजिए, डबल समेसन e की पावर t1 x1 प्लस t2 x2, और साथ में यहाँ आएगा जॉइंट pmf। सो ठीक है। सो इस तरह से आप जॉइंट निकालेंगे mgf, जॉइंट mgf फॉर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, पहले कॉन्टिन्यूस था फिर डिस्क्रीट। अब फिर अगर जॉइंट mgf मुझे गिवन है तो मार्जिनल mgf कैसे आएगा, तो अब फिर से वही थ्योरम आ जाएगा कि भाई अगर मुझे जॉइंट mgf गिवन, तो चारों एक साथ डिस्कस कर सकते थे ना। सो लाइक जॉइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन टू निकालना है,
मार्जिनल एम जी एफ, तो मार्जिनल मतलब ना अलोन, तो एम जी एफ, सो लेट से लेट एम एक्स वन एक्स टू टी वन टी टू बी जॉइंट एम जी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो देन आपको चाहिए मार्जिनल एम जी एफ ऑफ एक्स वन, दैट इज एम एक्स वन टी वन, ऐसा चाहिए। तो ये कैसे आएगा, तो सिंपल, आप डेफिनेशन में ध्यान से देखो, यहाँ मैं अगर टी टू को ज़ीरो रख दूँ तो गायब तो हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ इसका ये है कि भाई आप क्या करो, जो जॉइंट है आपके पास x1 x2 वाला, उसमें t2 की जगह 0 रख दो, सिंपल। एंड सिमिलरली उसी तरीके से अगर आपको मार्जिनल x2 का चाहिए फ्रॉम जॉइंट, तो यू जस्ट जॉइंट में t1 की जगह 0 रख दो। तो ये है कि अगर जॉइंट गिवन है तो t2 को 0 पुट करोगे, एम जी एफ आ जाएगा x1 का, t1 को 0 पुट करोगे, एम जी एफ आ जाएगा x2 का। सो दैट इज द सिंपल है। सो अगला क्या रह गया, कंडीशनल। तो अगला रह गया कंडीशनल एम जी एफ, है ना। तो टाइम है ना, कितने बजे तक क्लास थी, 7 to 9 ना, ठीक। सो तो अगला जो कंडीशन है आपको डिफाइन करना है, क्या, कंडीशनल, कंडीशनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये डिफाइन करना हमें, कंडीशनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो ये क्या आएगा, कंडीशनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, वैसे ही है। सो लेट एनी, ठीक है ना, कंडीशनल एम जी एफ ऑफ x1 गिवन x2, ये आ जाएगा। सो m ऑफ x1 गिवन x2, तो ये वेरिएबल तो एक ही होगा। देखो x1 गिवन x2 एक्चुअली x1 का ही डिस्ट्रीब्यूशन है अंडर कंडीशन दैट x2 इज गिवन। सो x1 गिवन x2 एक्चुअली कहीं ना कहीं मार्जिनल जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो मतलब x1 गिवन x2 कहीं ना कहीं x1 का ही डिस्ट्रीब्यूशन है विथ सम रेस्ट्रिक्शन, ऐसा समझ सकते हो आप। सो x1 गिवन x2 विल बी ट्रीटेड लाइक मार्जिनल। तो कंडीशनल mgf ऑफ x1 गिवन x2, तो जैसे डेफिनेशन है क्या होगा, एक्सपेक्टेशन e की पावर t x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। एंड आपके पास, ठीक है जी, क्लियर है ना कंडीशनल mgf का डेफिनेशन। अब इसको फर्दर ओपन कर सकते हो, डिपेंड करता है कि डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली आप अगर डिफाइन करेंगे जैसे mgf ऑफ x2 गिवन x1 इन t,
ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स टू गिवन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन। यही है जैसे मार्जिनल का होता है, एम जी एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ई की पावर टी एक्स, तो जस्ट गिवन एक्स टू तो एक्स टू गिवन है। अब इसमें वही प्रोसेस है कि लाइक डिस्क्रीट है, कॉन्टीन्यूस। मैं लिख दूं कि मान लीजिए इफ एक्स वैक्टर जो है दिस इज कॉन्टीन्यूस रैंडम वैक्टर, देन क्या होगा, आपको चाहिए मार्जिन एम जी एफ ऑफ कंडीशनल एम जी एफ ऑफ एक्स वन गिवन एक्स टू, सिंगल वेरिएबल होगा इसमें, ठीक है। तो जैसे कि डेफिनेशन लिखा है मैंने, ई की पावर टी एक्स वन गिवन एक्स टू, और इसको आप ओपन कैसे करोगे, तो कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ई की पावर टी एक्स वन, अब आप कंडीशनल है तो एक्स वन गिवन एक्स टू, जो कंडीशनल पीडीएफ था वो यूज होगा। तो आपका कंडीशनल पीडीएफ यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स वन, ई की पावर टी एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन गिवन एक्स टू डी एक्स वन, ये आपके पास आ जाएगा। एंड वैसे ही एम जी एफ ऑफ एक्स टू गिवन एक्स वन, तो एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स टू गिवन एक्स वन, तो इंटीग्रेशन ई की पावर टी एक्स टू पी डी एफ ऑफ एक्स टू गिवन एक्स वन। ऐसा, तो ये आंसर जो आएगा टी और एक्स वन में आएगा, है ना। तो कॉन्टिन्यूस के लिए इस तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई जॉइंट पीडीएफ गिवन है तो जॉइंट से पहले कंडीशनल, तो ये सब मैं बस फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखा रहा हूँ और कुछ तरीके बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जाम में कैसे करना है, तो उसके लिए पहले घर पे करनी पड़ेगी ना। ठीक है भाई, तो एग्जाम की असली तैयारी ना घर पे होती है ना, मतलब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे देन यू विल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो बेसिक जस्ट डेफिनेशन हो गया कि कंटिन्यूअस के लिए। डिस्क्रीट में क्या होगा, यही आ जाएगा समेशन, इंटीग्रेशन की जगह समेशन आ जाएगा, जहाँ इंटीग्रेशन वहाँ समेशन, जहाँ कंडीशनल पीडीएफ है वहाँ कंडीशनल पीएमएफ आ जाएगा, तो उससे सेम रहेगा। ठीक है जी। सो मैं कह रहा हूँ अगर डिस्क्रीट होता, लेट्स से यहीं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि मान लो यहीं डिस्क्रीट होता, मान लो, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ फॉर डिस्क्रीट मुझे चाहिए एम ऑफ एक्स वन गिवन एक्स टू टी, तो ये हो जाता बस समेसन ई की पावर टी एक्स वन कंडीशनल पी एम एफ, तो पी लिख दो, वजह से लिखता हूँ पी ऑफ एक्स वन गिवन एक्स टू एक्स वन गिवन एक्स टू, और यहाँ समेसन एक्स वन के रेस्पेक्ट में होता। तो यही चीज़ जो लेफ्ट में लिखी कॉन्टिन्यूस के लिए, उसी को मैं राइट में डिस्क्रीट के लिए लिख रहा हूँ, जहाँ पी एक्स वन एक्स टू ये कंडीशनल पी एम एफ है एक्स वन गिवन एक्स टू का, एंड यही चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं। डिस्क्रीट के लिए आपको चाहिए एम जी एफ ऑफ एक्स टू गिवन एक्स वन इन टी, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा सीधा से लिख देता हूँ ना, समेसन, तो ये आ जाएगा ई की पावर टी एक्स टू एंड वैसे ये पी एम एफ ऑफ समझ आ गया ना आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ। दिस, एक मिनट, दिस एक्स टू गिवन एक्स वन समेसन होगा एक्स टू के रिस्पेक्ट में जो पहला है,
तो सिंपल है ना, ये हो गया आपका सिंपल डेफिनेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किए? सो अभी जो क्लासेस हुई हैं, सो वी हैव डिस्कस्ड जॉइंट, मार्जिनल, कंडीशनल, चारों डिस्कस किया है। पीडीएफ, सीडीएफ, पीएमएफ और एमजीएफ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस पे कर लो, बेटर रहेगा। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी तो इजी लिख देता हूँ, चेबीशेव से आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो ये चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या कहती है जी? ये जो लिखा है चेबीशेव इनइक्वालिटी, तो इसमें जो है कि ये तो यूनिवेरिएट का है ना। लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल with mean mu and finite variance sigma square, then जिसका पहला स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू के इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ये मतलब सिंपल स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। तो एग्जाम में क्या पूछता है कि इस प्रोबेबिलिटी का अपर बाउंड बताओ, है ना, तो मतलब ये जो है अपर बाउंड है इस प्रोबेबिलिटी का, अपर बाउंड था ना, ऊपर अपर बाउंड, लोअर बाउंड लेस देन होगा, तो ये इससे छोटा है तो ये अपर बाउंड है। फिर दूसरा, इसी को दूसरे तरीके से आप लिखोगे x माइनस म्यू, मान लीजिए लेस देन के कर दिया, फिर मोर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट लेने से आ जाएगा। और आप किताब में देखते होगे कि ये कई बार ऐसा लिखा जाता है के इंटू सिग्मा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के की जगह के सिग्मा कर दो, सिग्मा स्क्वायर कट जाएगा, सो जस्ट 1 बाई के स्क्वायर रहेगा। एंड ये तो ये आ जाएगा आपके पास मोर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर। ठीक है, तो ये चेबीशेव इनइक्वालिटी है, जो मेंशन है वही लिखना, बहुत सारी और है, मार्कोव इनइक्वालिटी, जेनसेंस इनइक्वालिटी, है ना, कॉची स्क्वायर्ड, बहुत सारी ऐसी इनइक्वालिटीज हैं। बट अभी है ना, ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट्स जो लिखा है वही बस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो बट चेबीशेव लिखा डजंट मीन मार्कोव पे नहीं पूछेगा, यहाँ मार्कोव भी पूछ सकता है, जेनसेंस भी पूछ सकता है ना। ये सिलेबस एक जस्ट एक ब्रीफ आइडिया है आपके पास, बट इससे रिलेटेड जो मार्कोव है या जेनसेंस है उससे भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आगे है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, प्रॉपर्टी, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी है, मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, बेटर है, आधे घंटे है ना, सो हाफ एन आवर क्वेश्चन करते, बची थ्योरी कल करेंगे, या टाइम बचता देखता हूँ, होगा थ्योरी भी करा सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट आपको आइडिया लगे जो टॉपिक अभी डिस्कस किया है या कल से अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्या होगा। मेनली क्वेश्चन आपको करने हैं, आप घर बैठ के सॉल्व कीजिए। जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं इन टॉपिक पे, अगर कुछ डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क, तो उससे क्या होगा, आपका डाउट भी सॉल्व हो जाएगा और जैसे प्रैक्टिस कराना है तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी बच्चों की। ये है, तो जितना मैंने अभी जस्ट अंडरलाइन किया हुआ ये टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस किया है इसमें। लास्ट आज फोर्थ क्लास है, फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन था 3 क्लास में, तो कल मैं कोशिश करूँगा इसकी थ्योरी ख़त्म कर दूँ, मतलब ये पूरी थ्योरी निपटा दें। ठीक है, तो 4 लेक्चर्स में, 4 to 5 लेक्चर्स में हम ईच यूनिट को निपटाना पड़ेगा हमें, 4 to 5। ठीक है, ओके, चलो आते हैं क्वेश्चंस पे, किसके क्वेश्चंस करोगे? तो ड्राइव ऑलरेडी आपके पास एक्सेस है ड्राइव का, सो मैं ड्राइव ओपन करता हूँ। ड्राइव में बहुत सारी ऑलरेडी फोल्डर्स हैं, है ना, यू नो, तो इसमें जब आप देखेंगे, सो मेनली PYQs वाले में आप चले जाना, है ना, PYQ जैसे ना, इसमें सब में अलग अलग फोल्डर एक्सप्लोर करोगे सो यू विल नो। जैसे इसमें 1500 DPPs हैं ना, 15,000 क्वेश्चन इसी फोल्डर में, लेकिन अभी प्रोसेस में बन रहा है आई थिंक, है ना, तो इसमें अलग अलग DPP, है ना, बहुत सारी DPPs हैं ऑलरेडी। तो
ये क्या 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स, जस्ट इन्होंने किसी ने दिया था, मुझे लगता है भेजा था, वो मैंने यहाँ अपलोड कर दिए थे। तो जैसे इस तरह क्वेश्चंस कर सकते हो अभी के लिए। जैसे ये मैंने नहीं बनाया है ना, किसी ने पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया था। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी मैं यही क्वेश्चन पूछूं, हाँ ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। अब इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नहीं बताया, चलो इंडिपेंडेंट डिफाइन कर। अब यहाँ एक टर्म आया इंडिपेंडेंट, जो कि हमने डिफाइन नहीं किए, तो पहले मैं इंडिपेंडेंट डिफाइन करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। मेनली जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो यू विल रियलाइज कि अच्छा अगर नहीं क्वेश्चन हो रहा है, सो मीन समथिंग इज मिसिंग, ये चीज़ है। तो देन वो आप सीखोगे, देन मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कहीं से भी, तो आपको समझ आ गया अच्छा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट या अप्रोच था, देन अगेन ट्राई अदर क्वेश्चन एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। तो अभी के लिए मैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने वाला हूँ, है ना, तो इसकी ज़रूरत है। तो वैसे तो सिंपल है इंडिपेंडेंट, जैसे हमने इवेंट में कैसे डिफाइन किया था। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, मतलब ज्वाइंट, मतलब जो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स या इंडिविजुअल। तो यहाँ भी ऐसे ही है सिंपल। अगर डेफिनेशन लिखे, शेयर लिखता हूँ, टू रैंडम वेरिएबल्स x1 and x2 are independent if and only if joint CDF is equal to product of marginal CDFs, joint PDF is product of marginal PDFs, joint PMF is equal to product of marginal PMF। कोई भी एक आप एज अ डेफिनेशन यूज कर सकते हो। joint MGF is product of marginal MGFs। ये सब इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस हैं, ठीक है। जैसे इफ एंड ओनली इफ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो joint CDF है x1 x2 का, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल CDF, है ना। इसके बाद और लिखेंगे आप तो यहाँ लिख देता हूँ, इसमें फर्दर है इफ एंड ओनली इफ अगर डिस्क्रीट है तो ज्वाइंट PMF हो जाएगा, डिस्क्रीट के लिए बोल रहा हूँ। सो ये हो जाएगा, डिस्क्रीट है तो इफ एंड ओनली इफ, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ज्वाइंट PDF इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल PDF, ठीक है। एंड इफ एंड ओनली इफ जो ज्वाइंट MGF है दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल MGF, है ना। और भी कंडीशनल इज इक्वल टू मार्जिनल, कंडीशनल PDF इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल, वैसे बहुत सारी इंडिविजुअल हो जाएगा, है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो उसी तरीके से। तो ये बेसिक एक डेफिनेशन हो गया। जैसे यहाँ पे आप देखो, तो इस क्वेश्चन की बात करते, चलो अभी मैंने जैसे ड्राइव में ये खोला था, तो इसी को जरा ट्राई करते। पहला क्वेश्चन, ये 1000 प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको पता है ड्राइव में ऑलरेडी है, तो आप चाहो तो इसको बैठ के भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ज्वाइंट का ही मिल गया है मुझे। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये प्रोबेबिलिटी कितनी, ये कितनी आएगी, बताइए आप लोग सॉल्व कीजिए जरा। y एंड w आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स विथ PDFs, तो PDF लिख दिया मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो y का PDF w का PDF है। ज्वाइंट आप कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स हो जाएगा बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है w मोर देन y मोर देन w होगा। सो एवरीवन ट्राई एंड टेल। तो मेन एग्जाम में ये सब आएगा, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा हाउ टू अप्लाई दैट थ्योरी इनटू क्वेश्चंस। तो वो आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। ये वैसे ही ड्राइविंग टाइप का है कि जैसे आपने कहीं वीडियो देखा या सिमुलेशन में ट्राई किया, और जब आप एक्चुअल ड्राइविंग में उतरोगे तो आपको असली चैलेंज समझ आता है ना, कि टाइम पे ब्रेक नहीं मारते, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देते हैं, उस तरह से है। तो वो, तो वैसे ही थ्योरी आपने पढ़ लिया, अब असली है कि क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको और चीज़ें क्लियरिटी आएगी। बताइए सॉल्व करके।
एनीवन, कोई भी निकालो, बहुत इजी है ना, इंटीग्रेशन करना है आपको। मैं सॉल्व करूं? आई थिंक वेट करने से टाइम किल होगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप लोग भी कर लेंगे, कुछ है नहीं खास इसमें। देखो, तो इसमें मेनली जो क्या बोला गया, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि y जो है वो एक्सपोनेंशियल है ना, एंड एक्सपोनेंशियल 1/3 और एक्स डब्ल्यू भी एक्सपोनेंशियल 1/4 है, तो उससे हो जाएगा इजी, इंटीग्रेशन जस्ट है। ठीक है, तो देखो ये प्रॉब्लम सीट कहाँ मिला था मुझे, अब ड्राइव में जाओगे, ड्राइव में एक फोल्डर का नाम है DPP 1 to 1500, उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हर फोल्डर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सीट है, आप देखो सॉल्व करो। ओके, तो बात है इसको सॉल्व करने का, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो y इज एक्सपोनेंशियल 1/3, w एक्सपोनेंशियल 1/4, y मोर देन w निकालना है, सिंपल। तो ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हम जस्ट एक रैंडम मिला है मुझे, वाई डब्ल्यू कर दो, एक्स वाई कर दो, चलो एक्स वाई में कर देता हूँ या रह दो, क्वेश्चन आ गया। ओके नाइस, तो आपने ट्राई किया, गुड जी। तो इसमें जो है ना, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घर पे आप क्वेश्चंस करोगे तभी एग्जाम में पॉसिबल है कि आपसे होगा, तो घर पे ट्राई ही नहीं कर रहे हो या आप सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो एग्जाम में तो मुश्किल है, मतलब ठीक है, घर पे 100% परफॉर्म करोगे तो एग्जाम में 80% परफॉर्म कर पाओगे, वैसा है। ठीक है जी, ये 4 ऑप्शन है, सो 1 2 2 2 3 2 4 2, ठीक है, इन्होंने मिला दिया 1 2 2 2 3 2 4 2, टी आ रहा है, ओके गुड। चलिए, तो जैसे इन्होंने किया, सिंपल है ना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो कि हाउ टू अप्रोच ये है। तो जैसे मैंने कहा कि y है एक्सपोनेंशियल 1/3 और w है एक्सपोनेंशियल 1/4, मतलब y का हमें PDF दे रखा है ना, 1/3 e की पावर y/3, y मोर देन इक्वल टू 0, w का है 1/4 e की पावर माइनस w/4। तो आप अगर इसका मैं अगर बोलूँ कि जो जॉइंट बनेगा, आप अगर ऐसा लिखो कि y और w का जो जॉइंट, क्या बोलूँ, PDF, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, यू कैन ओनली होता है ना। तो यहाँ पे था y एंड w आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये आ जाएगी। तो जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स हैं, मतलब जॉइंट जो है एक्चुअली ये है 1/3 e की पावर माइनस y/3, 1/4 e की पावर माइनस w/4, ये आपको जॉइंट PDF मिल गया y और w का। तो इक्वल कोई दिक्कत नहीं। तो आपका सपोर्ट क्या है, मतलब ये जॉइंट का जो सपोर्ट अगर लिखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ ये मान लीजिए y एक्सिस है और ये w एक्सिस है, या उल्टा भी कर सकते हैं आप, मान लो ऐसा y एक्सिस w एक्सिस, तो दिस इज़ योर सपोर्ट। सपोर्ट समझ आता है ना, जॉइंट PDF का ये सपोर्ट है जो मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज सपोर्ट ऑफ जॉइंट PDF। अब इसके अंदर आपको, मतलब ये सैम्पल स्पेस जैसा आप समझ सकते हैं कि जो ये आपका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए ये सैम्पल स्पेस जैसा है। अब इसके अंदर आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जैसे ये WY, सो क्या था ये, देखिए 2-3 लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, नाइस, तो है ना। तो ऐसे y मोर देन w चाहिए, तो सिंपल, मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपके लिए आसान है। तो y मोर देन w चाहिए आपको, है ना। तो सिंपल आपको क्या करने हैं कि ये पहले तो इवेंट सेलेक्ट, ये सैम्पल स्पेस आ गया, इसके अंदर इवेंट देखो, तो इवेंट क्या होगा, तो सबसे पहले आप y बराबर w का ग्राफ बना दो। तो ये जो लाइन है ये मैंने बनाए हैं, दिस इज y इज इक्वल टू w, ऐसा है। अब आपको देखना है y मोर देन w किधर, लेस देन w किधर है। तो y मोर देन w देख लो, y मोर देन w इधर होगा ना 2030 टाइप का। तो ये जो रीजन मैं अभी रेड कलर से सेट कर रहा हूँ, दिस इज़ योर इवेंट, ठीक है। तो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस वाले पार्ट की, ये ख़त्म कभी नहीं होगा, ये चलता रहेगा, है ना।
इस तरह से। तो ये रेड वाला जो रीजन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब उस पर आपको इंटीग्रेशन करना है कहने का मतलब। तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, जो ज्वाइंट पीडीएफ था 1/3 ई की पावर माइनस वाई बाई थ्री 1/4 ई की पावर माइनस w/4 dy dw। अब आप इंटीग्रेशन ध्यान से, अब dw dy भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। तो अगर मैं dy dw तो पहले y की लिमिट लूँगा, तो y तो x एक्सेस है, तो देखो y की लिमिट लेंगे मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ अब उसके बाउंड्री देखो, तो बाउंड्री यहाँ पे था y बराबर w, तो यहाँ से स्टार्ट होगा y बराबर w। और y का अगला एंड कहाँ जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको दिख रहा है ब्लू कलर का जो बना रहा हूँ, तो इसका लेफ्ट एंड है y बराबर w, है ना। ये जो लेफ्ट एंड है इसकी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो लेफ्ट एंड है ये y बराबर w, ठीक है। और राइट एंड है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाएगी। अब w कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, तो ये लिमिट तो अनबाउंडेड है ये, तो w जो स्ट्रिप बॉटम में आएगी तो 0 तक आ सकती है और टॉप में इन्फिनिटी तक जा सकती है। सो w बराबर 0 से इन्फिनिटी। अब आपको बस ये इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए आपको डबल इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो कुछ है नहीं खास, पहले आप एक का इंटीग्रेशन कर लो फिर दूसरे का करना। सो w बराबर 0 से w वाले टर्म बाहर कर लो, क्योंकि y में सिर्फ y वाले टर्म का इंटीग्रेशन होगा, बाकी तो बाहर रख लो। तो 1/12 तुम चाहो तो बाहर निकाल लो, e की पावर माइनस w/4 बाहर रखो, e की पावर माइनस y/3 का इंटीग्रेशन करो y के रेस्पेक्ट में, y बराबर w से इन्फिनिटी फिर dw। तो पहले आप इसको इंटीग्रेशन करो, यू फर्स्ट इंटीग्रेट दिस, उसके बाद जो आएगा वापस उसको फिर पूरा इंटीग्रेट है, जैसे इन लोगों ने बताया। तो इनका आंसर आ रहा है 0.4285 ना। तो जिन लोगों ने सॉल्व किए दे ऑलरेडी गॉट द आंसर। तो ये बस आपको इंटीग्रेशन करना है सिंपली। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप उसको ट्राई करो, तभी आपका एग्जाम में अच्छा रैंक आएगा, जब घर पे आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, मतलब अच्छे से सीखोगे और अच्छे से क्वेश्चन का मेन क्या है 3 घंटे में आपको अच्छे से, मान लो 200 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है 150, तो 100 स्टैट्स के हैं और 50 अब 150 पर 150 करके आ जाओ, सारे सही कर लो तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। 300 मार्क्स एग्जाम हो गए ना, 300 में 300 आ जाएगा। तो ये देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्या 300 में 300 ला पाओगे। अब 300 में हो सकता है कोई बच्चे 0 भी ले आएंगे, तो उनकी उस तरह की तैयारी होगी, कोई 150 लाएगा कोई 200 लाएगा, है ना। तो आपकी जितनी अच्छी तैयारी उतने मार्क्स आएंगे, तो तैयारी घर पे करो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक अब ये ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा ये वाला क्वेश्चन, अभी छोड़ते हैं, एमएलए भी नहीं पढ़ा हमने, चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो ये वाला ट्राई करो आप, क्या दिया हुआ है, fx बराबर 1/8 3 चूज x 3cx, यही है ना, और 1/8 है, x की वैल्यू 0 1 2 3। तो fx देख के गलती से pdf मत समझ लेना, अपना जो आपका अंदर का अजम्पशन है वो फिट नहीं करना है, आपको देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो यहाँ fx लिखा है मतलब वो फिर भी pmf है, वो वहाँ लिखा हुआ है ना, तो अपनी मर्जी से नहीं मान लेना अच्छा fx लिखा मतलब pdf ही है, वो तो एग्जामिनर जो उन्होंने पेपर बनाया उन्होंने कहा fx हम pmf लेंगे, कोई बात नहीं। सो fx बराबर 1/8, मतलब अजम्पशंस को फिट नहीं करना ना, तो जरूरी थोड़ी कि जो आप समझ रहे हो सब लोग वही समझ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वही चीज़ समझना है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो डोंट हैव टू अप्लाई योर ओन, है ना, अजम्पशन। सो fx है 1/8 3 चूज x, तो x की वैल्यू 0 से 3 तक है। बी ए PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, मतलब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x डिस्क्रीट है, तो PMF दे दिया है, तो इजीली बताओ आप, जो लोग पहचानते हैं मैं बता दूं ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो और आसान हो गया, क्विकली आंसर बताओ। ये है बाइनोमियल, कितना बाइनोमियल में पैरामीटर क्या होगा, NCR P की पावर R Q की पावर n-R है ना। तो अब ध्यान से देखो, हिंट के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये बाइनोमियल 3 कॉमा क्या है जी 1/2, चलो सॉल्व करो। सो x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 3 कॉमा 1/2, अब इसके लिए आंसर बताओ क्विकली। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूँ, ये सब आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, पहला क्वेश्चन भी आसान ही था। अब आसान डिफिकल्ट ये भी सब्जेक्टिव हो जाता है ना, अब कोई बच्चे जो बहुत अच्छा उनका कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो उनके लिए बहुत आसान है, एवरेज बच्चों के लिए आसान है, और जो बच्चे नहीं आता जिनको, तो उनके लिए मुश्किल है।
ये सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। तो AC बता रहे हैं लोग, देखिए तो अगर PMF ध्यान से देखो कुछ खास है नहीं है ना, तो ऐसे आप लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिया है सॉल्व। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन था जहाँ इन्होंने कहा कि मतलब ये क्वेश्चन में कह रखा PMF है। सो 3 चूज x 1/8 जहाँ x 0 1 2 3 है ना। तो ये जो आपके पास PMF है 3 चूज x हाफ की पावर x हाफ की पावर 3 माइनस एक्स, ऐसा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ये रियलाइज हो कि ये बाइनोमियल है। NC x p की पावर x q की पावर, तो यहाँ समझ आया कि x जो है, अब कल मैंने कहा था सारे डिस्ट्रीब्यूशन के नाम लिखे, तो मैंने कहा था हर डिस्ट्रीब्यूशन का याद रखना आप, सपोर्ट क्या है, PMF या PDF क्या है, CDF क्या है, MGF क्या है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, ठीक है। सो बाइनोमियल ये 3,1/2 डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जैसे बाइनोमियल में आपको पता है कि जैसे EX निकालना है तो EX होता है NP, तो N यहाँ 3 है, P यहाँ 1/2 है, तो मीन होता है NP, तो ये 3/2 आ गया। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NPQ, तो Q होता है 1 माइनस P, तो ये भी 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। सो NPQ तो 3/4 आ जाएगा। EX स्क्वायर चाहिए तो EX स्क्वायर का वेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज़ कर दो, वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर आ जाएगा। सो 3/4 प्लस 9/4 13/4, देख लीजिए, तो ये ऐसा आ गया। MGF चाहिए तो बाइनोमियल के MGF का फॉर्मूला है Q प्लस P e की पावर T की पावर N, ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। आप अगर जैसे जो क्रैश कोर्स वाला फोल्डर है ऐप पे, तो उसमें UGC नेट का क्रैश कोर्स जो अभी चल रहा है, CSIR नेट का क्रैश कोर्स जो पहले चला था, तो CSIR नेट वाले क्रैश कोर्स में अगर जाओगे तो वहाँ डिटेल लेक्चर्स भी, अभी तो मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ हमने डिटेल भी लेक्चर्स कर रखे, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो चीज़ें। तो ये सब ऑलरेडी वहाँ बता रखा होगा, ठीक है, बता रखा है। तो ये हाफ प्लस हाफ ई की पावर टी इसकी पावर 3, ये आ गया। इसको और खोलोगे तो 1 प्लस ई की पावर टी अपॉन 2 इस पूरे की पावर 3, तो ये MGF हो गया। और क्या चाहिए, तो बेसिक ये बता दिया, देखो ऑप्शन में क्या चाहिए मुझे। तो ये सब प्रॉब्लम सीट आप खुद भी ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, जाके बैठ के सॉल्व करो। डेली कोशिश करो 100 क्वेश्चन अगर कर सको तो डेली करो, अगर 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 5-6 घंटे देना पड़ेगा, है ना। ओके, तो EX स्क्वायर 3 है नहीं, MGF ये है हाँ, EX 3/2 था, यस, D नॉन ऑफ दिस, तो BC सही है। ओके जी, A सही है। EX स्क्वायर कितना आया था, 13/3 आया था ना, हाँ चेक करो। EX स्क्वायर हमने निकाला, वेरिएंस था 3/4, हाँ है ना, तो 13/4 आया था ना, तो ये तो नहीं है, ये गलत है, तो ओनली B and C आर करेक्ट, राइट। सो सॉल्व PDFs है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आसान है, ये नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट लॉजिक यूज़ करो। ये पॉइजन प्रोसेस स्टोचस्टिक प्रोसेस का है, उसको छोड़ सकते हो आप। अभी आपके पास ये है, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के उससे, नॉर्मल की प्रॉपर्टी से, का स्क्वायर के हेल्प से। अनबायस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द फॉलोइंग इज नॉट PDF। अब पूछ रहा है 4 में से कौन सा PDF नहीं है, तो D तो नॉन ऑफ दिस है। ये 3 स्क्रीन पे ABC दिख रहा है ना, आपको चेक करना है इनमें से कौन सा PDF है और कौन सा PDF नहीं है। तो ये देखो ABC को ध्यान से देखो, तो PDF होने के लिए क्या कंडीशन था कि नॉन नेगेटिव फंक्शन होना चाहिए। ओ 3 ही आएगा, तो मैंने गलती किया क्या, 1 मिनट, ओके ओके, सो आई थिंक मैंने मिस्टेक किया, चेक कीजिए एक बारी। सॉरी, कल मैंने ऐड करने में गलती किया है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने गलती कर दिया है ना, थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि ये 9 + 3 मैंने 13 लिख दिया है ना, तो कोई बात नहीं, मेरी गलती, इसको आप लोग ध्यान दे सकते थे ना, ठीक है। सो 9 + 3 कितना, 12/4 ना, तो 12/4 तो 3 है, देखो है ना, वो जल्दीबाजी में मैंने गलती कर दी है, तो एग्जाम में आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना एक बारी, ये गलती तो नहीं हुई है, ठीक है जी। तो 9 + 3 यहाँ तक ठीक था, लास्ट में मैंने 13 लिख दिया 9 + 3 को। सो 9 + 3 आपका 12 है, तो आंसर 3, ओके, तो A भी सही है, ओके ओके।
It's 9 o'clock. ठीक है ना, तो यहाँ ए बी सही था। ओके, हम इसकी बात कर रहे थे ना। ओके, तो इस क्वेश्चन में ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो अब सही है, सी है ना, 3/2 था ना मेन। हाँ, तो ए बी सी तीनों सही हो गया आप, राइट। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। मेन तो आपको प्रैक्टिस करने हैं, सो आपका वही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप सॉल्व कीजिए और डाउट पूछिए। डाउट पूछने के लिए यू आर ओपन। हाँ, ये पीडीएफ है नहीं है, डेफिनेशन लगाओ। तो इस पीडीएफ में सिर्फ 1000 क्वेश्चंस हैं। सो आप बैठ के इसको सॉल्व कर लो, इससे ही बहुत सारे आपके प्रिपरेशन हो जाएगी। इसको मैं ग्रुप में ही भेज सकता हूँ, कोई ग्रुप में भेज दो। ये पता ना कहाँ पे है, ड्राइव में जाओ, ड्राइव में जाके जो फोल्डर है 1 to 1500 DPP, उसमें जाओ। उसके अंदर ये फोल्डर का नाम है, उसके अंदर फाइल का नाम है 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन इन स्टैटिस्टिक्स। वो डाउनलोड करो, ग्रुप में भेजो, सब लोग प्रैक्टिस करो, कल इससे डिस्कस करो, है ना। पेज नंबर के साथ बताना। इसमें 1000 पेज है टोटल, है ना, दिख रहा है 1034 पेज है इस फाइल में। सो 1000 क्वेश्चन है तो 1034, इसमें दुनिया भर के स्टैट्स के क्वेश्चन हैं। अगर आप कर सकते हो तो कर लो, 1000 क्वेश्चन यही हो गया, इससे ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, सो यू सॉल्व इट। और ये पूरे स्टैटिस्टिक्स के हैं, तो इट्स नॉट आई रेस्ट्रिक्टेड है कि इस टॉपिक के ही हैं, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स भी हैं। ये सब NPTEL क्वेश्चन हैं हालांकि। ठीक है, चलिए, जिन्होंने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया उन्होंने, तो उसको वो करने में एक एक स्क्रीनशॉट लिए होंगे, फिर इसको मर्ज किया है पीडीएफ से, है ना, इसलिए फाइल अलग साइज है, स्क्रीनशॉट ले लेके मर्ज किया गया है। ठीक है, थैंक यू जिन्होंने बनाया है। बाकी आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए। कल मिलते हैं, तो कल का क्या प्लान है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, ग्रुप में कोई भेज दो, बाकी लोग अपना सॉल्व कर लेंगे। तो जो सिंसियर लोग, जिनको सच में एग्जाम निकालने, तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। भगवान भरोसे रहोगे, रिजल्ट भी भगवान भरोसे रहेगा, वैसा है। तो कल का प्लान है हमारा, बाकी जो टॉपिक रह गया है उसको डिस्कस करना। तो क्या रह गया है, सो एक मिनट, तो कल जो डिस्कस करेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट। सो विल डिस्कस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, देन मोड ऑफ कन्वर्जेंस, इसमें 4 अलग अलग है ना। उसके बाद वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, बस। तो कल मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 घंटे में थ्योरी निपटा दूँ, तो इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। देन एक दिन हम क्लास प्रॉब्लम को दे सकते हैं। यही 1000 प्रैक्टिस प्रॉब्लम यही कर लो, क्योंकि इन्होंने क्या किया, तो 1000 प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिफरेंट एग्जाम्स के PYQs या डिफरेंट जगह से उठाए हैं। तो मेन समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आ गया तो हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वैसा है। तो वो क्वेश्चन करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है। तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मतलब यू आर वेल एनफ। नहीं हो रहे हैं तो सीखो। ओके जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कल मिलते हैं, 7 to 9 रखेंगे कल भी, और कल ये बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक दिन टाइम दूंगा, क्लास क्वेश्चन करा देंगे, एंड ये बात खत्म। फिर हम नेक्स्ट यूनिट 2 पे आएंगे अगले बार। तो 1 के बाद 2 ही डिस्कस करेंगे, 1 के बाद यूनिट 2 डिस्कस होगा। ओके, थैंक यू। हाँ।